नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और अपने YouTube चैनल उर्मिला IAS एकेडमी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, आप सभी जानते हैं, और इस लिहाज से जनरल स्टडीज़ के टॉपिक पे जब भी आप कहीं MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो राष्ट्रपति अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जिससे क्वेश्चन हर हाल में आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुन करके आपके सामने लाया। मैं कोशिश करूंगा 2 वॉल्यूम में, एक में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और अगले में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये पूरा टॉपिक आपका कुछ इस तरीके से हो जाए कि कभी भी इस पर कोई प्रश्न आपका मिस ना हो, कभी भी कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक अपील की, आप सभी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। ये जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आप देख रहे हैं, ये अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है भारत और राज्य क्षेत्र, ठीक है। फिर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है नागरिकता, ठीक है। इसके अलावा 12 से लेकर के 35 है फंडामेंटल राइट के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 DPSP के बारे में बात की गई है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और इसके बाद जो भाग 5 है ना, उस 5 को कहते हैं संघ, और संघ मतलब यूनियन, याद रखिएगा। और इस भाग के भी अलग अलग हिस्सा है, यानी संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है, संघीय विधायिका से संबंधित प्रावधान है, संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान है। तो पूरा एक बहुत बड़ा भाग है, उसका एक हिस्सा है भारत का राष्ट्रपति। आइए इसी विषय पे, इसी टॉपिक पर आपसे आज की यह चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 का हिस्सा है राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित ही अनुच्छेद हैं। कुछ और भी अनुच्छेद हैं, जब राष्ट्रपति की शक्तियां आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ और अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या है। पहला जो इस भाग का अनुच्छेद है ना, 5वें भाग का संविधान के 52, अनुच्छेद 52, जिसमें ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनिवार्य रूप से, बिना राष्ट्रपति के भारत नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति को कुछ इधर उधर होता भी है तो फिर हम कार्यवाहक राष्ट्रपति लाएंगे, 6 महीने के अंदर में नया चुनाव करके फुल फ्लेज राष्ट्रपति लाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के बिना देश नहीं चलेगा, ये कहा गया। फिर अनुच्छेद 53, इसमें यह बात की गई कि भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति आप जानते हैं लोकतंत्र के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका कहा जाता है सरकार को। कार्यपालिका वास्तव में 2 भाग में बढ़ जाती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। जो स्थायी कार्यपालिका है वो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। जो अस्थायी कार्यपालिका, जिन्हें हर 5 साल में बदलाव होते रहता है जिनमें, उसको सरकार कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो कार्यपालिका शक्ति है वो तमाम कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी इस भारत सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे, जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, जो भी पैक्ट किए जाएंगे, जो भी चीज़ें की जाएंगी, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही उसको अप्रूवल मिलेगा, ये कहने का मतलब है। यानी सरकार का एक तरीके से हेड राष्ट्रपति हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री और सरकार का जो नॉमिनल हेड है, जो नाम मात्र प्रधान है, वो राष्ट्रपति हैं। क्योंकि फिर बाद में ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति ये जो अपनी कार्यपालिका शक्ति और कार्यपालिका से शक्ति से संबंधित जो कार्य करेंगे वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। तो यानी मेनली जो रियल पावर है वो मिल गया मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 में बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। निर्वाचक मंडल को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कौन राष्ट्रपति को चुनेगा। राष्ट्रपति चुनाव में
वोट देने का अधिकार किसे है, मूल बात यह है। तो वोट देने का अधिकार क्या है, किसे है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित सदस्य कहाँ का, तो लोकसभा का, कहाँ का, तो राज्यसभा का, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। और तमाम राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, जहां जहां पे विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश, जो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहां की विधानसभाओं का किसका किसका, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर, इन 3 राज्यों में, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो यहाँ के इन विधानसभाओं के और बाकी जो राज्य आपके पास 28 हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, लेकिन वही इनके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न बड़ा नेचुरल हो जाता है कि आखिर मनोनीत सदस्य हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं। तो ऐसा कहा गया कि जैसे मान लीजिए मनोनीत सदस्य अगर आप देखें तो पहले प्रावधान था कि लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत होते थे और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, 12 सदस्य। तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे अलग अलग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से। तो चूंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं और अगर खुद इन्हीं के द्वारा मनोनीत सदस्य हो सकता है इनके पक्ष में मतदान कर दे, तो राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी पद का जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव ना आए, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको हम मौका नहीं देंगे राष्ट्रपति को चुनने का। बस ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन हिस्सा नहीं ले रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते और मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। यह है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कर दी गई। तो निर्वाचन की रीति मतलब किस तरीके से होगा निर्वाचन, तो इसमें याद रखिएगा, एक तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, दूसरा ये गुप्त निर्वाचन होगा। और निर्वाचन की रीति क्या कहा गया, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, प्रोपोर्शनल मत पद्धति से, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, समझ में आई मेरी बात। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इस पर मैं फिर किसी वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा, इसमें नहीं। फिलहाल आपको ये बात याद रखना है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आम जनता नहीं चुन करके जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव। तो ये लोग जो है ना निर्वाचित सदस्य जनता के प्रतिनिधि हुए। गुप्त होगा और गुप्त मतदान होगा, मतलब इसमें व्हिप नहीं लागू होगा। व्हिप मतलब जो पार्टी का एक निर्देश होता है कि आप इसी को देंगे, इसको नहीं देंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ये वाली चीज़ें इसमें लागू नहीं होता राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ध्यान रखिएगा। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होगा इनका। ये अनुच्छेद 55 में कहा गया निर्वाचन की रीति। 56 में पदावधि के बारे में जिक्र है, और पदावधि कितना होता है, तो 5 वर्ष। पुनर्निर्वाचन के बारे में प्रावधान 57 में कर दिया गया, 57 में री इलेक्शन के बारे में, कि एक राष्ट्रपति दोबारा, माना एक बार राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अब तक राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके अलावे और किसी भी राष्ट्रपति ने को दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है। और इसमें अर्हताओं के बारे में बात की गई अनुच्छेद 58 में। अर्हताएं क्या क्या हैं, तो जैसे 35 वर्ष हो गया हो, आप किसी लाभ के पद में ना हो, ठीक है ना, या लोकसभा सदस्य की योग्यता रखते हों, ये कहा गया है। लाभ के पद का जहां तक सवाल है, ये पहले से ही संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है। ये संसद इसको डिफाइन करती है। और इसमें बस इतनी बात अभी आप जान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का कोई विधायिका का सदस्य, केंद्रीय विधायिका का सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर, और मंत्री परिषद या मंत्री परिषद का कोई सदस्य, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। बाकी सारी चीजें लाभ के पद के दायरे में आएंगे। तो ये 58 में कहा गया। 59 में इस पद के लिए वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। तो वेतन भत्तों का अगर आप बात करोगे, वेतन भत्ता कितना कर दिया गया भाई, तो पहले 1.5 लाख हुआ करता था, बाद में बढ़ा करके अभी जो इनका वेतन है वो 5 लाख है। ये ध्यान रखिएगा। इनको एक आवास मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही। इसके अलावा इनको बाद में पेंशन भी ठीक ठाक मिलेगा, इसका आधा आधी।
और ये जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है। संचित निधि पर भारित मतलब इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होगा इस पैसे को निकालने के लिए, एक भारित व्यय होता है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये एक दूसरा टॉपिक का हिस्सा है, अभी इस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। बस इतनी बात जान लीजिए कि संचित निधि पर भारित व्यय का हिस्सा होने के नाते अब इस पैसे को निकालने के लिए किसी प्रकार की वोटिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होगी संसद में। तो 5 लाख रुपए इनका वेतन है, संचित निधि पर भारित है। और क्या है, तो इनको एक फ्री आवास मिलेगा, निःशुल्क आवास वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी। कई और भत्ते होते हैं वो मिल जाएंगे। और अनुच्छेद 60 में इनके शपथ के बारे में चर्चा की गई है कि इन्हें शपथ जो होगा, इनको शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा है, उस पर भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा कल ही। तो महाभियोग मतलब वास्तव में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। एक इतना बड़ा पद है, कल को अगर पद का दुरुपयोग करने लगे, कल को अगर संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करने लगे, संविधान के मूल्यों के विरुद्ध जाकर के काम करने लगे, तो भारतीय संविधान में इस मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक विधिवत प्रक्रिया का जिक्र है, जिसे महाभियोग कहा जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। 71वां अनुच्छेद जो है वो क्या दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता हो तो यह विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद रखिएगा कि चुनाव विवाद अगर कभी भी होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, कोई और नहीं देखेगा। अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो हाई कोर्ट देखता है, न कि राष्ट्रपति देखता है, ध्यान रखिएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसमें कई बार लोग गलती कर बैठते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ऐसे चुनाव में अगर विवाद हो तो हाई कोर्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट, ये सब ध्यान रखिएगा। पंचायत चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त कोई प्राधिकृत अधिकारी है ना। तो ये चुनाव विवाद से संबंधित बातें हुई। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं फिर से आपसे एक अपील करूंगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।